हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए आई हूँ फिर से डे टू में, यानी कि हमारा 7 डेज चैलेंज चल रहा है। और मैं आपके लिए आज एक नया चैप्टर लाई हूँ, हेरिडिटी। और आज हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं होगी ये, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी लगता है कुछ बच्चों का चैप्टर, बट इट्स नॉट ट्रिकी, आसान है ये चैप्टर। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं, हमारा 7 डेज चैलेंज चल रहा है और उसमें मैं आपका कम से कम 80% सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ साइंस का। ठीक है, क्लास 10 साइंस का ये चैप्टर है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है, लेकिन हेरिडिटी ही आ रहा है, आपका एवोल्यूशन पार्ट कट चुका है सिलेबस में से। ठीक है, तो डे 2 है, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। और जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम इंशा खान है और आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक नया चैलेंज नया चैप्टर लाई हूँ। और कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो भी अगर आप मेरे से इसी वीडियो से जुड़े हैं तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी बच्चा आया है यहाँ पर नया, कि मैं ये आपको जो करवा रही हूँ ना, लाइक चैप्टर तो करवा रही हूँ, और चैप्टर करवाने के बाद आपको चाहिए होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए लाई हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपके पास एक पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दूंगी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इससे पहले मैं एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उस चैप्टर का नाम क्या है? द चैप्टर नेम इज रिप्रोडक्शन चैप्टर, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एक सेकेंड, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये वाला चैप्टर हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। डेली मैं आपके लिए 7 दिन तक ये लाती रहूंगी और आपको ये कंप्लीट करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और एमसीक्यू के लिए मैंने पीडीएफ अपलोड अभी भी मेरे टेलीग्राम पर अपलोड नहीं हुई है, क्योंकि कुछ बच्चे जुड़े ही नहीं है वहाँ पर, तो फिर मैं क्या ही अपलोड करूँ, जो जुड़ेगा उसके लिए अपलोड होगी। ठीक है, तो अभी जितना मैंने देखा है, तो पहले तो चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम हेरिडिटी चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। डे 1 में हमने करा था, डे 2 है आज। डे 1 में हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर कर लिया था। जिस बच्चे ने रिप्रोडक्शन चैप्टर नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर देखिए, क्योंकि थोड़ा सा आपको वहां से थोड़ा सा लिंक होगा, बट फिर भी आप देख सकते हैं। मैं कहूंगी आप पहले रिप्रोडक्शन कर लें, लेकिन मैं आपको फिर भी ये भी बात बोलूंगी कि आपको अगर अ, मैं इस तरह पढ़ा दूंगी कि आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर देखने से पहले आप ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद आवर चैप्टर। तो चैप्टर में कल भी मैंने आपको, यानी रिप्रोडक्शन चैप्टर में मैंने आपको बताया था हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, और एवोल्यूशन पार्ट इसमें से कट गया है तो इसलिए एवोल्यूशन पढ़ाऊंगी भी नहीं मैं। तो हेरिडिटी मतलब मैंने थोड़ा सा बताया था, लेकिन आज में हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए मैं एक यहाँ पर स्लाइड इंसर्ट करती हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। यस, तो कलर ले लेते हैं हम ब्लू। बेटा, जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो क्या होता है आपका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो यानी कि एक मम्मी है, एक पापा है। ठीक है, मम्मी पापा है और उनका एक बच्चा हुआ है। ठीक है, उनका एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा बेबी हुआ है। तो फिर आप उस बच्चे में नोटिस करते होंगे कुछ चीजें ऐसी जो कि बिल्कुल मम्मी से मिलती हुई होती हैं, या कुछ चीजें ऐसी जो पापा से मिलती हुई होती हैं। लाइक बोलते हैं ना कि लाइक आईज मम्मी में मिलती हुई हैं, लेकिन नीचे का हिस्सा यानी कि लिप्स नोज वगैरह पापा से मिलते हुए हैं। सुनते होंगे आप, ये बात बहुत कॉमन है आजकल इंडियंस में, तो बहुत सुनी जाती है। ठीक है, कि मम्मी से, मम्मी पर गई है बच्ची या पापा पे गई है बच्ची, तो वो क्यों गई है? तो क्या कुछ चीज ऐसी है जो कि मम्मी पापा से बच्चे में गई है ना? मम्मी पापा से बच्चे में गई है, तो कुछ कैरेक्टर्स हैं, लाइक कैरेक्टर्स में आइस मान लो। ठीक है, आईज का वो जो आई शेप होता है। ठीक है, कैट आई है, कैसी आई है? आई कलर हो गया, आई कलर हो गया, जो कि बच्चों, माँ का मतलब लाइक मान लो मम्मी का कलर आई कलर क्या है? ब्लू आई कलर है, और बच्चे का भी ब्लू हो गया। ब्राउन आई कलर है, बच्चे का भी ब्राउन हो गया। या पापा का ब्लैक आई कलर है, बच्चे का भी ब्लैक हो गया। तो आई कलर, आईज का शेप, हेयर कलर, हेयर कैसे हैं? हेयर कलर भी होता है ब्राउन कलर, गोल्डन कलर, किस शेप में है, ब्लॉन्ड कलर है,
या फिर हेयर कैसे हैं, कि लाइक मतलब कर्ली हेयर्स हैं, स्ट्रेट हेयर्स हैं, कैसे हेयर्स हैं, वो भी डिपेंड करता है। तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ना आपसे मम्मी पापा से बच्चे में जाती हैं। तो बेटा वो जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो मम्मी पापा से बच्चे में जा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ वो जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो ट्रांसमिट हो रहे हैं, ट्रांसमिशन जो होता है ना कैरेक्टर्स का, जो मम्मी पापा से बच्चों में जा रहे होते हैं, उन कैरेक्टर्स को तो बेटा हम पहली बात बता दूं, उन कैरेक्टर्स को बोलते हैं ट्रेट्स। क्या बोलते हैं? वो उन कैरेक्टर्स को बोलते हैं ट्रेट्स। और ये जो कैरेक्टर या ट्रेट्स जो कि मम्मी पापा से बच्चे में जा रहे हैं, उसके ट्रांसमिशन को, यानी उस कैरेक्टर के ट्रांसमिशन को, मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेती हूँ। यहाँ पर मेरे साथ लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि इसमें आप बहुत आसानी से पूरे चैप्टर के नोट्स मेरे साथ ही बनाएंगे। तो जो ट्रांसमिशन होता है ना उन कैरेक्टर्स का, लाइक हेयर कलर, आई कलर, हेयर टाइप, ये सब जो है, एक सेकेंड, हाँ, ट्रांसमिशन जो है कैरेक्टर्स का, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग यानी बच्चा। उन कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं बेटा? उन कैरेक्टर्स को कहते हैं हम हेरिडिटी, ठीक है। कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं बच्चे पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग को, उसको हम बोलेंगे हेरिडिटी। अब एक और बात आती है, जब मम्मी से बच्चे में कुछ ना कुछ चीज गई, पापा से कुछ ना कुछ चीज गई, मम्मी पापा से कुछ ना कुछ चीज गई, लेकिन बच्चा तो मम्मी पापा जैसा लग ही नहीं रहा। बच्चा तो थोड़ा डिफरेंट है, लाइक मम्मा का बचपन थोड़ा अलग था, जब बच्चा बड़ा होगा वो मम्मा की कॉपी तो लग ही नहीं रहा। ऐसा क्या हो रहा है? तो बेटा ऐसा भी होता है, आप बिल्कुल मम्मी पापा के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। मान लो कोई गर्ल हुई है, बेबी गर्ल हुई है कोई, ठीक है, तो वो बिल्कुल मम्मी की जैसे नहीं लगेगी, या अपनी खाला जैसी नहीं लगेगी, अपनी नानी जैसी, अपनी दादी जैसी बिल्कुल नहीं लगती। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे में अगर कुछ चीज माँ बाप से आ रही है ना, तो माँ बाप से आते के साथ साथ कुछ वेरिएशंस भी आते हैं, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि डिफरेंट होती हैं। कोई डिफरेंस जो होता है ना चीजों में, डिफरेंस इन ऑफस्प्रिंग, जो डिफरेंस होता है ऑफस्प्रिंग में, उनको बोलते हैं वेरिएशंस। क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। डिफरेंस बिटवीन प्रोजेनी, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। अच्छा चलो, एक बात और आती है कि चलो ठीक है, मम्मी पापा से तो हमने कुछ चीजें इनहेरिट करी, ठीक है, हमारे अंदर आई, ट्रांसमिट हुई, तो हम तो अपने बहन भाइयों से सेम नहीं लेने चाहिए थे? नहीं बेटा, सब अलग होते हैं, सब बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कहीं कहीं वो केस होता है कि जुड़वा वाला केस है, लेकिन ऐसा होता है कि आप अपने प्रोजेनी यानी बच्चे जो है, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, सबसे आप डिफरेंस लगते हैं, क्योंकि वो उसमें क्या होता है, वेरिएशन आ जाता है। वेरिएशंस क्यों आता है? वेरिएशंस का रीजन है म्यूटेशन। वो आप पढ़ेंगे डिटेल में क्लास 12th में, ठीक है। पेरेंट्स और सिबलिंग से आप जो डिफरेंस रखते हैं उनका कारण क्या है? आपका वेरिएशन है। अच्छा बेटा, मैं ये सब चीजें आपको पूरा अच्छे से पढ़ाने से पहले आपको इस पूरे चैप्टर में कुछ टर्म्स यूज होने हैं, क्योंकि जो एक्चुअल पार्ट है ना, सच सच मैं बता रही हूँ, जो एक्चुअल पार्ट है वो खाली 40% है। 40% ही होगा एक्चुअल पार्ट आपका ना, 60% इसमें टर्म्स है। 60% टर्म्स है, अगर आपने इन टर्म्स को अच्छे से समझ लिया, 40% आपके लिए तो बिल्कुल हलवा है, ठीक है। तो प्लीज इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, मैं आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझा रही हूँ। फुल चैप्टर तो है, एक ही शॉट में है, वन शॉट में नहीं बोलती इसको क्योंकि डिटेल में है, ठीक है। वन शॉट आर फॉर रिविजन्स। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन में जो चीजें लिखी हैं वो मैं यहाँ पर पढ़कर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन में लिखा है जितने भी ऑर्गेनिज्म है, कुछ वो उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, सेम नहीं होते, सिमिलैरिटीज होती हैं विद इट्स पेरेंट। दिस इज बिकॉज ट्रेड्स यानी कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास। अब वो कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं बेटा, these characters could be eye color, hair color, whatever it is. This passing of characters is called heredity. ये जो कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं इनको हेरिडिटी कहते हैं। और कुछ वेरिएशन अक्यूमुलेट होते हैं पूरी जनरेशन में, और उससे क्या होता है, एवोल्यूशन हो जाता है। वेरिएशन होता रहता है तो एक एवोल्यूशन, एक अलग बच्चा निकलता है, यू नो।
तो फिर ये तो हमें समझ आ गया। अच्छा, इनहेरिटेंस वर्ड और सुना होगा आपने, कहीं ना कहीं तो सुना होगा इसी चैप्टर में, अगर आपने पहले चैप्टर पढ़ रखा है। अगर नहीं भी पढ़ रखा, पहली बार पढ़ रहे हो, तो फिर एक वर्ड आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब बेटा क्या होता है? इनहेरिटेंस मतलब होता है कि कोई भी मतलब हेरिडिटी तो क्या है कि एक्चुअल ट्रांसमिशन है कैरेक्टर्स का, मम्मी से बच्चे में, ठीक है। लेकिन इनहेरिटेंस होता है कि आपका जो प्रोसेस है, फिनोमिनॉन है, फिनोमिना ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, फिनोमिना ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स इज द इनहेरिटेंस, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, तो बस ये इतनी सी बात है, इसमें और इस बात नहीं है। आई थिंक पूरा नजर आ रहा होगा, या कैरेक्टर्स लिखा है मैंने यहाँ बाद में, जो मैं पूरा लिख चुकी हूँ, बट वो थोड़ा आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने हेरिडिटी के बारे में कुछ बातें लिख रखी हैं। हेरिडिटी एक प्रोसेस है जहाँ से ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पेरेंट्स से बच्चे में जाते हैं, जैसे आई कलर, हेयर टाइप, हाइट, स्किन टोन और ब्लड ग्रुप भी। ब्लड ग्रुप, स्किन टोन, ये सब चीज़ें भी हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है वेरिएशंस। वेरिएशन क्या है? डिफरेंस होता है जो कि इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज को उनको वेरिएशंस कहते हैं। अच्छा, वेरिएशंस ना दो टाइप के होते हैं। वेरिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। वेरिएशंस कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के वेरिएशंस होते हैं जो आप देखेंगे। एक होता है इनहेरिटेड वेरिएशंस और एक होता है एक्वायर्ड वेरिएशंस। कौन कौन से टाइप के वेरिएशन है? इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड। एक सेकेंड। इनहेरिटेड वेरिएशन जो होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, ठीक है। ये वेरिएशंस नहीं है एक्चुअली में, ये टाइप्स ऑफ वेरिएशन में इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं। ये यहाँ ना गलत लिखा हुआ है, एक सेकेंड चाहिए। यहाँ जो लिखा हुआ है ना, दिस इज रिटन, दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रेड्स। मैं इसको ठीक कर देती हूँ। दीज आर एक्चुअली ट्रेड्स। ये मेरे से ही गलती हो गई लिखने में, सॉरी फॉर दैट। चलो, सही कर दिया मैंने। इसके हाँ, तो बेटा ट्रेड्स होते हैं ना, ट्रेड्स मैंने आपको क्या बताया? ट्रेड्स बताए कैरेक्टर्स जो कि आपको आपकी मम्मी से आपको मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो कि आप अपनी मम्मी से, अपने पेरेंट्स से आप अपने अंदर लेते हैं, जैसे कि आई कलर हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रेड्स होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे लाइफ टाइम में होते हैं, जैसे ड्यू टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पर डिपेंड होते हुए हमारे लाइफ टाइम में हम कुछ ऐसी चीजें अपने अंदर चेंज आते हैं। एग्जाम्पल, मसल बिल्ड इन अ बॉडी बिल्डर। अब एक खुद बात बताओ, खुद सोचो कि जब भी कोई बॉडी बिल्डर है, क्या वो ऐसे ही पैदा हुआ था? उसकी बॉडी बॉडी बनी हुई थी, उसके एब्स वगैरह थे? नहीं बेटा, नहीं थे। वो चीज उसने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करी है, लाइफ टाइम में लाया है वो अपने अंदर। उसमें पहले नहीं था ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं था उसके साथ, ऐसा कुछ सीन था नहीं, ऐसा कुछ सीन था ही नहीं। लेकिन अब क्या होता है, एक सेकेंड, मेरी वीडियो स्टॉप हुई हुई है ना, सो हो जाएगी अभी स्टार्ट। हाँ जी, दिख गई मैं? आई थिंक आई एम विजिबल नाउ। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी आपसे कि बच्चा जब छोटा होता है, तो ऐसा तो नहीं है जो बॉडी बिल्डर्स हैं आज, ऐसा तो नहीं है कि भाई वो बचपन से ही अपने, मतलब जब पैदा हुआ था तभी उसके मसल्स वसल थे, बाइसेप्स थे, ट्राइसेप्स थे, एब्स थे? नहीं था ना, ऐसा तो कुछ नहीं था। वो तो तब आया है उसके पास जब वो अपना बड़ा हुआ, हल्के हल्के जिम विम जाने लगा, बॉडी बिल्डिंग करने लगा, तब आया है। तो यानी उसने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करी है वो चीजें, अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करी है। तो इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स में यही डिफरेंस है कि दे हैव एक्वायर्ड दैट इन देयर लाइफ टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है हमारी चीज, जीन क्या होता है? देखो, जीन अगर अब मैं बात करूंगी ना, तो आप बहुत ऐसे हो जाओगे कि यार ये क्या बात बोल दी, कि जीन समझ ही नहीं आता बच्चे को कि जीन एक्चुअल में होता क्या है। डीएनए समझाने बैठो, डीएनए ही समझ नहीं आता। तो मैं आपको अब कुछ टर्म्स बताऊंगी, उनको बहुत ध्यान से अच्छे से समझना है।
और बेटा वो आपकी लाइफ टाइम में काम आने वाला है। अगर आप आगे साइंस वाइंस लेते हैं तो फिर आपके लाइफ टाइम में वो चीज़ दोबारा आएगा, जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन और आपका फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये सब चीज़ें ऐसी हैं, जेनेटिक्स का पार्ट है। ये चैप्टर ही जेनेटिक्स पर बेसिस है। जेनेटिक एक ब्रांच हेरिडिटी और वेरिएशंस की है। तो ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, और अगर आप साइंस लेंगे तो ऑफ कोर्स प्लीज़ 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 ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। वैसे तो आपको 10th में बोर्ड्स आएंगे, उसमें भी उसके लिए भी फोकस करना है समझने के लिए, और वैसे भी अलग से भी आपको अच्छा सा फोकस रखना ही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब बात आती है कि सबसे पहले हम समझते हैं द वर्ड डीएनए। ये मैंने टर्म्स ना लास्ट वीडियो में ही समझाए थे, लेकिन जो बच्चा ने लास्ट वीडियो नहीं देखी मैं उनके लिए यहाँ करवा रही हूँ, ठीक है। तो बेटा डीएनए क्या होता है? डीएनए अगर मैं आपको बताऊँ ना, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे अंदर प्रेजेंट है। हमारे अंदर कहाँ प्रेजेंट है वो बता दूंगी। डीएनए की लेंथ अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो डीएनए कम से कम 2.2 मीटर लॉन्ग है। यस, डीएनए इतना बड़ा है, 2.2 मीटर लॉन्ग, ठीक है। और डीएनए ना आपको अगर मैं बताऊंगी ना, तो ये मान लो हमारा सेल है। सेल के अंदर कितना छोटा सा हमारा न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट है। उस न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा बेटा क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए। अब आप खुद सोचोगे भाई, सेल इतना माइक्रोस्कोपिक होता है, और फिर न्यूक्लियस और ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक है, उससे भी ज्यादा माइक्रोस्कोपिक, उसमें 2.2 मीटर लॉन्ग धागा कैसे आ गया? इतना बड़ा धागा, इतना तो बहुत ही बड़ा हो गया। तो बेटा जो धागा है ना, वो एक्चुअल में पैक होता है। कोई भी चीज हमें, मान लो कोई फैला हुआ होता है, आपको कहीं जाते हो आप, एयरपोर्ट से एयरपोर्ट पे जाते हो, वहाँ सूटकेस लेकर जाते हो, आप कहीं बाहर जाते हो घूमने, तो इतनी सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो बैग में, एक बैग में फिट हो जाती हैं। तो फिर वो क्या, हम उसको क्या कर रहे हैं? पैकेजिंग करते हैं। हम पैकेजिंग करते हैं ताकि हम स्पेस बनाते हैं कुछ ना कुछ। तो हमने क्या करा, डीएनए को पैक करना स्टार्ट किया। पैक करते करते हमने डीएनए का एक गुच्छा बना जिसको हम बोलेंगे क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन से हमने और पैकेजिंग वगैरह करके क्रोमैटिन से हमने बना लिया क्रोमोसोम बना लिया। तो न्यूक्लियस में डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट है? क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है? क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद ये तो हमें समझ आ गया कि भाई डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन ये जीन क्या है? बेटा जीन ना एक ऐसी चीज है जो कि आपको बताता है कि लाइक, एग्जाम्पल के तौर पर, ये हमारा जीन ना हमारे एक्चुअल में डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है। जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर मैं मान लो थोड़ा सा बड़ा ले लूँ। यहाँ हमारा एक जीन प्रेजेंट है, यहाँ एक जीन प्रेजेंट है, यहाँ एक जीन प्रेजेंट है, यहाँ एक जीन प्रेजेंट है। तो ये क्या है? इतने बड़े धागे में इतने सारे जीन्स प्रेजेंट है। जीएनए वो जीन वो है जो कि कोड करता है फॉर, जीन वो है जो कि कोड करता है फॉर आपके प्रोटीन्स, या फिर आप बोल लो कैरेक्टर्स बताता है एक तरीके से, ठीक है। आपके कैरेक्टर्स के लिए वो कोड करता है। कोड करने का क्या मतलब है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। मतलब कि जैसे कि आपके पास ना, अगर मैं आपकी बात करूं, आपके पास ना काफी सारे जीन्स हैं। जीन्स वो हैं जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है, और वो आपके माँ बाप से आप में आता है, और उसी से मतलब वो जो चीज आ रही है ना, जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, वो कैरेक्टर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपके माँ बाप से आपके अंदर जीन्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? जीन्स आ रहे हैं। लाइक एक होता है हमारा हाइट का जीन हो गया, मान लो ये वाला जो हाइट, ये किसका जीन है? ये हाइट का जीन है। ये आई कलर का जीन है, ठीक है। ये आई कलर का जीन है। ये आपका हेयर के लिए जीन है। तो हर जीन का अलग अलग होता है, ठीक है। हर जीन अलग अलग होता है। कोई हाइट का होगा, कोई आई कलर होगा, कोई आई शेप का होगा, कोई हेयर का होगा, और कुछ वेरिएशंस भी ऐसे ही होते हैं। तो इसी तरह जीन क्या है? जो आपके माँ बाप से आप में ला रहा है, और वो आपके कैरेक्टर्स शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है जीन के बारे में। हम यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है उसको पढ़ लो, कि जीन एक यूनिट है। किसका यूनिट है? हेरिडिटी का यूनिट है, जो कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर, जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया, हेयर कलर, आई कलर, हाइट का जीन, ब्लड ग्रुपिंग, एवरीथिंग, ठीक है। इन एन ऑर्गेनिज्म इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए पर सेगमेंट है जो कि क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम पर आपको पता है ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है। वो एक्चुअल में डीएनए पर ही प्रेजेंट होता है, लेकिन डीएनए पैक होकर किस फॉर्म में आता है? क्रोमोसोम।
तो यहाँ मान लो हमारा एक जीन प्रेजेंट है, यहाँ एक जीन प्रेजेंट है, इस तरह से। और ये जीन कैरीज द इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर प्रोटीन। हर जीन के अंदर एक वो होती है कि प्रोटीन बनाने का काम किसका है, वो जीन्स का होता है। ठीक है, हर जीन में कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि वो कोई भी पर्टिकुलर प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारी आती है, दीज प्रोटीन्स डिटरमाइन द हाउ द ट्रेट अपेयर्स। यही जीन्स हमें डिटरमाइन करते हैं कि ट्रेट कैसा होगा। लाइक जीन्स देखो, हाइट का जीन है, अब हाइट का जीन तो भाई टॉल भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो वो डिटरमाइन करेगा ये ट्रेट कैसा आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर जीन फॉर आई कलर और जीन फॉर हाइट इन पी प्लांट। पी प्लांट आपका वो मटर, मटर है भाई, सर्दी का मौसम आ रहा है, मटर बहुत अच्छी आ रही होगी इस टाइम, ठंड का मौसम है, बहुत अच्छी मटर आती है। और मटर चावल तो हर दूसरे दिन मटर चावल और मटर बहुत छीले जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो खाने में। और तो फिर जीन पी प्लांट जो है आपका मटर का प्लांट है, और उसका भी उस पी प्लांट में ना हाइट का जीन होता है। ठीक है, टॉल या ड्वार्फ, टॉल मतलब लंबा, ड्वार्फ मतलब छोटा। ठीक है, तो अब बस इतना है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारी आती है ट्रेड। ट्रेड मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और मैं ट्रेड के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। ट्रेड जो कि कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर है, फीचर है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, कोई भी फीचर है ऑर्गेनिज्म का। मेरी नेट ना खराब हो रही है, आई थिंक आई हैव टू चेंज। अभी तो नहीं, कल कर लेंगे चेंज। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी फीचर है ऑर्गेनिज्म का जो कि इनहेरिट होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक। कलर, कलर ऑफ अ फ्लावर, हाइट ऑफ अ प्लांट, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, ये सब क्या है, ये सब ट्रेड्स है। अब बेटा दो तरह के ट्रेड्स होते हैं, हमने पढ़ा ट्रेड्स, हमने पढ़ा कि एक तरह का ट्रेड होता है, कि हमने ये भी पढ़ा था कि इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं और कुछ एक्वायर्ड ट्रेड्स भी होते हैं। लेकिन एक और टाइप, दो टाइप्स ऑफ ट्रेड्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक होता है हमारा डोमिनेंट ट्रेड, एक होता है हमारा रिसेसिव ट्रेड। हमने इनहेरिटेड ट्रेड पढ़ा कि जो कि हमें मिला है अपने माँ बाप से अपने अंदर। ठीक है, लेकिन ऐसा ट्रेड भी हमने पढ़ा एक्वायर्ड ट्रेड, जो कि हम लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। अब आता है हमारा दो तरह के ट्रेड, जो कि डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है। डोमिनेंट ट्रेड वो होता है जो कि भारी पड़ता है एक दूसरे के ऊपर। डोमिनेंट मतलब डोमिनेंस, समझ रहे हो? ठीक है, मतलब जैसे कोई इंसान है, ठीक है, बड़ा भाई पर बड़ा भाई ना छोटी बहनों पर बहुत भारी पड़ता है। होता है, होता है, कहीं ना कहीं होता है कि बड़ा भाई छोटी बहन पर बहुत भारी पड़ रहा है। तो बेटा वो क्या है, वो डोमिनेंट हो गया आपका बड़ा भाई, डोमिनेंट, और आप रेसेसिव है। ठीक है, बस इतना है कि वो एक हावी हो पाए। मान लो, मान लो आपके स्किन में सेल्स होते हैं जो कि मेलानोसाइट सेल्स होते हैं। अगर मेलानोसाइट्स ज्यादा हो, मेलानोसाइट्स अगर ज्यादा होंगे ना, तो आपका स्किन इतनी डार्कर होगी। लेकिन मेलानोसाइट सेल्स कम है तो स्किन इतनी लाइट होती है। तो मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि ये वो है कि मान लो एक जंग चल रही है बीच में। ठीक है, कि एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है, कि नहीं भाई मैं आगे आऊंगी, मैं आऊंगी, लेकिन डोमिनेंट वाला हमेशा जीत जाता है। डोमिनेंट वाला भारी पड़ता है रेसेसिव वाले पे। ठीक है, तो डोमिनेंट ट्रेट जो होता है, इट इज एक्सप्रेस्ड इवन इफ वन जीन इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल टॉलनेस। ठीक है, मान लो एक बड़ा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, तो मैं स्मॉल टी बना रही हूँ, एक ये बड़ा बच्चा है, एक ये छोटा बच्चा है। ठीक है, ये इसकी हाइट लंबी है, ये छोटा है, इसकी हाइट छोटी है, तो फिर बेटा यही तो भारी पड़ेगा ना, जो बड़ा है वही भारी पड़ेगा। तो वो हमारा क्या हो गया, जो डोमिनेंट ट्रेट हो गया। रेसेसिव वो जो कि बोथ जीन्स एक्सप्रेस ओनली व्हेन बोथ जीन्स आर रेसेसिव, दोनों जीन्स रेसेसिव हो। ये चीज ना आप जब आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाऊंगी, आपको अच्छे से बहुत क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अलील। अलील तो ऐसा है समझ ही नहीं आएगा आपके, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि भाई जीन ही अलील होता है, ये ट्रेट अलील होता है, क्या अलील है? तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करती हूँ पीछे से। डीएनए पढ़ा था, डीएनए पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? मैं देखो रुक गई हूँ फिर से, एंड आई थिंक आई हैव टू रीस्टार्ट माय वीडियो। जस्ट वेट अ मिनट, रीस्टार्ट करके छोड़ देती हूँ, मैं खुद दिख जाऊंगी बाद में। चलो, डीएनए पढ़ा था हमने। डीएनए में क्या पढ़ा था कि एक लंबा सा धागा है जो कि हमारा मम्मी से हमारे मम्मी पापा से हमारे अंदर आ रहा है, और उसमें कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं डीएनए में जो कि जीन होते हैं। उन वो जीन जो है ना कुछ कैरेक्टर्स लाते हैं हमारे अंदर, लाइक हाइट का जीन, या
आई कलर जीन हो गया या आपका स्किन टोन हो गया, वो कुछ कैरेक्टर्स लाते हैं हमारे अंदर। मान लो हमारी मम्मी का कलर बहुत ज़्यादा फेयर है और आपका भी काफ़ी फेयर आ गया कलर, तो दिस इज द ट्रेड्स, ये होते हैं ट्रेड्स जो कि आपसे मम्मी से आप में आए, ठीक है। लेकिन अब बात आती है अलील क्या होता है। ये तो समझ आ गया, हमें सब चीज़ समझ आ गई। अलील क्या होता है? दीज आर दी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक हाइट का जीन है, हाँ, एक हाइट का जीन है। अब बेटा हाइट तो बेटा टॉल भी हो सकती है या डॉर्फ भी हो सकता है इंसान, खुद सोचो। हाइट तो जीन की, हाइट का जीन है तो हाइट के जीन में ये बात भी तो प्रेजेंट होगी कि नहीं भाई इस इंसान को लंबा रखना है या इस इंसान को बौना रखना है, ठीक है। वो चीज भी तो होगी, इसको मीडियम हाइट देनी है कि इसको कैसी देनी है, तो ऐसा भी होता है। अलील्स में अलील्स यही होते हैं कि कोई भी हाइट का जीन हो उसकी डिफरेंट फॉर्म्स, हाइट के जीन की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है ना, लाइक टॉल और डॉर्फ, वो क्या हो गई आपकी अलील होती है, जो कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कैरी करती है, जैसे कि टॉल और ड्वार्फ, लंबा छोटा, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। अ जीन में हैव टू अलील्स, जो कि वन होते हैं हर एक पेरेंट से, वन होते हैं एक जीन के पास ना दो अलील्स होते हैं। कोई भी जीन होती है उसके पास टू अलील्स हैं, ठीक है, ये एक अलील है, ये एक अलील है। तो इस अलील, कोई एक अलील जो होता है वो अपने हर मम्मी से आया, ठीक है, और एक अलील हमारे पापा से आया, एक मम्मी से आया अलील, एक पापा से आया अलील। तो जो मम्मी, वो दोनों अलील होते हैं। लाइक मान लो आपके पापा थे टॉल, मान लो आपके पापा थे टॉल और आपकी मम्मी की हाइट छोटी है, ठीक है, ज्यादा भी नहीं, छोटी है आपकी मम्मी की हाइट, तो दोनों के अलील आपके अंदर आ गए, यानी कैपिटल टी भी आ गया, स्मॉल टी भी आ गया। कैपिटल टी मैंने ज्यादा टॉल वाले के लिए रखा है, स्मॉल टी मैंने छोटे के लिए रखा है, तो आपके पास दोनों हो गए। अब आपकी हाइट, इसका ये मतलब नहीं है मीडियम हाइट होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो डिपेंड करता है। तो बस मैंने आपको यही बताना था कि जीन की टू फॉर्म्स होती हैं, उसमें जीन की सॉरी हाँ, जीन की टू फॉर्म्स होती हैं और उसमें अलील्स होते हैं, उन फॉर्म्स को हम अलील कहते हैं। और हर एक अलील, टू अलील्स होते हैं, अ जीन में हैव टू अलील्स, दो अलील्स होते हैं, और ऐसा भी होता है कि तीन या चार अलील्स भी होते हैं, हाँ जी ऐसा होता है। और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो फिर वो एक बनकर दोनों ना, वो दोनों अलील एक मम्मी से आया हुआ होता है, एक पापा से आया हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारी आती है, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नेक्स्ट चीज आती है हमारे एग्जांपल्स में, मैंने जो आपको समझाया है वो यही है। जीन फॉर हाइट, टू अलील्स, टी इज इक्वल टू टॉल, जो डोमिनेटली होते हैं, स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ। अब आता है हमारा दो तीन टर्म्स, वो टर्म्स क्या है, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, तो आपको मैं बताती हूँ। एक होता है हमारा टर्म होमोजाइगस और एक होता है टर्म हमारा हेट्रोजाइगस, हेटेरोजाइगस। हम्म, होमो का मतलब क्या होता है बेटा, होमो मतलब होता है सेम, ठीक है, और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंट, ठीक है। इसके बाद, तो होमोजाइगस का मतलब है कि आपके पास दोनों के पास सेम अलील प्रेजेंट है, यानी आपकी मम्मी भी टॉल है या आपके पापा भी टॉल है, ठीक है, दोनों टॉल है, तो यानी दोनों के अलील साथ में आकर, दिस इज होमोजाइगस, यानी दोनों ही सेम है, ठीक है। टॉल टॉल, दिस इज द टू टाइप्स ऑफ अलील। हम अलील्स को हम उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। या हो गया स्मॉल टी, दोनों ही छोटे, मम्मी भी छोटी, पापा भी छोटे हैं, तो दोनों वो क्या हो गया, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। मेरी वीडियो आ गई है, मैं देख लूँ, मेरे सब सही नजर आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें वही केस है बेटा, केस वही है कि आपका मम्मी भी छोटी, पापा भी छोटे, पापा दोनों बड़े या दोनों छोटे, ठीक है। होमो मतलब क्या हो गया, सेम 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 ही है, उनके अलील सेम ही है, अलील सेम है, यानी टॉल टॉल, डॉर्फ डॉर्फ, या तो टॉल होगा या डॉर्फ ही हो गया, ऐसा नहीं होगा
कि एक टॉल है एक ड्वार्फ है। ऐसा किस कंडीशन में होता है? ऐसा हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है जिसमें अलील्स होते हैं ना डिफरेंट होते हैं, यानी एक टॉल हो गया एक ड्वार्फ हो गया, टॉल ड्वार्फ। हम यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हम आज ह्यूमंस की बात करने से पहले हम आज बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? आज हम प्लांट्स की बात करेंगे। और ये वाला जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल वाला इसके बाद ही है, जस्ट बाद है। और बस अब मैं वही स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो सब इम्पोर्टेंट है, वो इतना इम्पोर्टेंट है आपके पेपर में अगर इस चैप्टर में से कोई सवाल आएगा ना तो उन्हीं टॉपिकों में से आएगा। ठीक है, तो उसको तो मिस करना नहीं। ये तो मैंने आपको टर्म्स बताए कि क्या क्या टर्म्स हैं, और अब जो मैं पढ़ाने वाली हूँ ना उसमें इतना टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, बात करते हैं जेनेटिक्स की। किसकी बात करेंगे हम? जेनेटिक्स की बात करेंगे। तो बेटा जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स जो है इट्स अ ब्रांच ऑफ हेरिडिटी और वेरिएशन ओनली। ठीक है, लेकिन जेनेटिक्स जो है किसने वो किया था? एक सेकेंड मेरे से इधर इधर उधर हो गया जरा सा। हाँ सही है, परफेक्ट। हाँ, तो जेनेटिक्स का फादर कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स है हमारे मेंडल जी। कौन है? मेंडल जी हमारे हैं आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है। और उन्होंने, यानी मेंडल साहब ने कुछ बातें बताई हमें, और वो आज हम बातें पढ़ेंगे कि क्या किस तरह में उन्होंने पूरा हमें सब समझा दिया कि भाई प्लांट्स में किस तरह कौन सा कैरेक्टर माँ का जाता है, बाप का जाता है, किस तरह क्या कौन सा कैरेक्टर कितना जाता है और क्या होता है, उन्होंने सब हमें बता दिया कुछ एक्सपेरिमेंट से। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था किस पे? पी प्लांट पर, यानी मटर पर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने मटर पर एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने मटर का प्लांट लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। अब वो तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट उन्होंने वहां करना शुरू कर दिया, वो सब बातें तो क्लियर है। ठीक है मैम, वो हमें समझ आ गया। उन्होंने मटर पर एक्सपेरिमेंट किया, पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करा, और उस पी प्लांट को हम साइंटिफिक नेम देते हैं पाइसम सटाइवम। लेकिन बात आती है कि मैम मटर ही क्यों चूज किया? मैंगो का प्लांट ले लेते भाई, मनी प्लांट ले लेते, पी प्लांट ही लेने की क्या उनको लगी थी कि नहीं भाई पी प्लांट ही लूंगा मैं? तो कुछ रीजंस थे उसके। उसके रीजंस थे कि भाई जो पी प्लांट है ना उसका लाइफ स्पैन छोटा होता है, यानी इतना ज़्यादा बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा, बहुत जल्दी मर भी जाएगा, ये वाला हिसाब है। शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है, ज़्यादा लंबा वो नहीं जी पाता। दूसरी बात, उसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का मेरा क्या मतलब है कि उसमें जो कैरेक्टर्स थे वो कॉन्ट्रास्टिंग थे। या तो टॉल होगा प्लांट या तो डॉर्फ होगा प्लांट, या तो फ्लावर्स वाइट होंगे या वॉयलेट होंगे, कुछ अलग बीच में पिंक येलो नहीं आ जाएगा फ्लावर। या तो वाइट है या वायलेट है, या तो टॉल है या डॉर्फ है। ठीक है, उसमें यानी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, बिल्कुल अपोजिट थे, कोई बीच का मीडियम कुछ नहीं आ जाता। तो इसलिए उन्होंने क्या चूज किया? पी प्लांट चूज किया। और एक बात और थी, पी प्लांट में हम सेल्फ पॉलिनेशन भी करवा सकते थे और क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते थे। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन जिन बच्चों ने मेरे से लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा होगा वो प्लीज बेटा ये वाला पार्ट तो जाकर देख ही लें। ठीक है, क्योंकि मुझे अगर पॉलिनेशन समझाना पड़ेगा ना तो फिर आपको पूरा पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो सब चीज़ें आपको जाकर समझनी पड़ेंगी। बस अभी के लिए अगर आप नहीं देखा आपने वो अभी तक, तो इतना याद रखिए कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हो सकती है पी प्लांट में। तो इसलिए कुछ रीजंस थे जो कि आपका क्या बताते थे पी प्लांट के बारे में। अब बात आती है कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कौन कौन से चूज किए थे उन्होंने। पी प्लांट चूज कर लिया, पाइसेस सटाइवम चूज किया उन्होंने, शॉर्टर लाइफ स्पैन था, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता। और बेटा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, अगर सवाल आ जाए तो ये लिख देना, 7 ईयर्स तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस पर? पाइसम सटाइवम पर। ठीक है, अब इसके बाद आता था यहाँ पर कि उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स चूज करे थे अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे स्टेम की लेंथ पर, यानी प्लांट टॉल होगा या डॉर्फ होगा, जो कि एग्जांपल मैं आपको अभी तक देती हुई आ रही हूँ। बेटा ये मेरा पेन ना आई डोंट नो क्यों खराब ऐसा एक्ट करता है। स्टेम की लेंथ या तो टॉल होगी या डॉर्फ होगी। ठीक है, या फिर हम इन्होंने क्या लिया था
इन्होंने लिए थी फ्लावर की पोजीशन, एक्सियल पोजीशन है या टर्मिनल है, एक्सियल है या टर्मिनल है। पॉड शेप लिया था, पॉड शेप इन्फ्लेटेड है कॉन्स्ट्रक्टेड है। पॉड कलर लिया था ग्रीन या येलो। सीड शेप लिया था राउंड और रिंकल्ड। सीड कलर येलो और ग्रीन और फ्लावर वायलेट और वाइट। ठीक है, तो इस टेबल को इतना याद करना आपको इतना तो जरूरी नहीं है, ठीक है, कि कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए उन्होंने। आपसे जो क्वेश्चन आएगा ना वो मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस पर आएगा, वो सिचुएशन बना कर दे देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमें मुझे एक्चुअल में आपको समझाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या करा, पी प्लांट लिया। इन्होंने क्या करा, एक पी प्लांट लिया, दो पी प्लांट लिए, एक बड़ा पी प्लांट ले लिया यानी टॉल पी प्लांट ले लिया, और एक छोटा प्लांट ले लिया यानी ड्वार्फ प्लांट ले लिया। क्या करा इन्होंने, एक बड़ा पी प्लांट ले लिया, एक छोटा पी प्लांट ले लिया। ठीक है, उससे पहले कुछ भी बताऊं, पहले समझ लो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है कि जब भी हम कोई भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने उसमें एक ही ट्रेड चूज किया था, एक ही ट्रेड यानी एक ही कैरेक्टर चूज किया था। वो कैरेक्टर उन्होंने चूज किया था स्टेम हाइट। स्टेम हाइट उन्होंने कैरेक्टर चूज किया था, और स्टेम हाइट कैरेक्टर चूज किया करके उन्होंने क्या करा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी जब भी हम कोई भी एक कैरेक्टर चूज कर रहे हैं ना, मोनो मतलब वन ओनली, और उनका हाइब्रिड यानी उनका क्रॉस करवा रहे हैं, हाइब्रिड यानी उनका मतलब कुछ ना कुछ हाइब्रिड निकाल रहे हैं और उसको क्रॉस करवाना, उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे। इट इज नथिंग कि जब भी हम इधर दो ऑर्गेनिज्म के बीच में हम क्रॉस करवाएं जिसमें सिर्फ एक ही पेयर का कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ले रखा है उन्होंने, इन्होंने स्टेम हाइट ली थी such as tall or dwarf. It helps us understand how single trait is inherited. हमें बताता है कि सिंगल ट्रेट कैसे इनहेरिटेड होगा हर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक। ठीक है, एक सिंगल ट्रेट कैसे इनहेरिट होता है यानी स्टेम हाइट कैसे इनहेरिट होते हैं, ये हमें पता चलता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पता चलता है। अब इसको समझाने के लिए इन्होंने ले लिया एक टॉल प्लांट, एक ले लिया टॉल प्लांट, और एक ले लिया इन्होंने ड्वार्फ प्लांट। ड्वार्फ प्लांट क्या ले लिया, एक टॉल प्लांट ले लिया, एक ड्वार्फ प्लांट ले लिया। ठीक है, अब भाई आपको पता होगा, इतना तो पता होना चाहिए और होगा भी, कि टॉल प्लांट लिया है तो उसके अलील्स कैसे होंगे, हम लिखेंगे कैसे कि भाई ये टॉल प्लांट है। तो टॉल प्लांट के लिए हमने अलील जो ये ना, इस पेन से ही हो रहा, रुक जाओ, क्या हो गया, व्हाई इट इज नॉट मूविंग, थोड़ा साइज छोटा करूँ इसका। जी, टॉल प्लांट ले लिया, एक पेरेंट टॉल प्लांट लिया, एक पेरेंट टॉल प्लांट लिया, एक पेरेंट लिया हमने डॉट प्लांट, यानी एक लंबा प्लांट ले लिया, एक छोटा प्लांट ले लिया। ठीक है, अब क्या करा, इनका क्रॉस करवा दिया। क्रॉस करने से पहले हमने इनका एक गैमेट लिया, हमें पता है, सो वी टुक द एक टॉल प्लांट एक छोटा प्लांट। ठीक है, ये हमारे पेरेंट प्लांट है। ऑफ कोर्स प्लांट्स में तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, इनका क्रॉस करवाएंगे अब हम। तो क्रॉस करवाने के लिए बेटा हम यूज करते हैं प्यूनेट स्क्वायर, प्यूनेट स्क्वायर यूज करते हैं। ठीक है, उसमें हम क्रॉस करवाते हैं यानी सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे इनका। तो करवाने के लिए हमने इनके ले लिए गैमेट्स। इनके गैमेट्स अगर मैं लूंगी तो क्या आएंगे गैमेट्स इनके, एक कैपिटल टी और दूसरा भी कैपिटल टी, इसका भी लूंगी तो एक स्मॉल टी एक स्मॉल टी। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर ऐसे ही रख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, डन। मैं इन्हें इसका क्रॉस करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। बेटा ये जो हमने टॉल प्लांट लिया है ना, ये हमारा डोमिनेंट प्लांट है। क्या है, डोमिनेंट प्लांट है। क्या है, डोमिनेंट, यानी यही हावी होगा उस पर। ये मान लो टॉल वाले ना पापा है और ये मम्मी पर हावी होगा। ठीक है इसको सीरियस मत लेना, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। ठीक है, तो हमारा ये जो आया ना, हमने देखा कि भाई चार बच्चे बनेंगे, चार बच्चे बने और चारों ही हमने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी है।
और हमने एक बात और नोटिस करी कि ये हमारा बना है हेट्रोजाइगस बना है। हमने होमोजाइगस लिए थे और हमारे बच्चे जो बने वो हेट्रोजाइगस बने। और एक और बात है, ये चारों बच्चे ना बेटा टॉल ही बनेंगे। ये चारों बच्चे आपके टॉल ही बनेंगे, इनमें से कोई भी मीडियम साइज का नहीं होगा, ये सारे बच्चे इन्होंने टॉल बने। अब इन्होंने क्या करा, अच्छा चलो अभी इनका ये तो हो गया कि अच्छा चलो भाई ठीक है, मेरे सारे बच्चे ये थे टॉल बन गए। अब भाई बात आती है, कंफ्यूजन आ सकती है, बिल्कुल आएगी, कि अब एक काम करते हैं, अब इन्हीं बच्चों की इन्हीं अच्छा सबसे पहले ना इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया है। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने क्या करवाया, एक टॉल प्लांट लिया था, एक ड्वार्फ प्लांट लिया था। इन्होंने क्या करवाया था, क्रॉस पॉलिनेशन। आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में क्या बोल दिया था आपका, सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन अब करेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, यानी एक टॉल प्लांट लिया था और ड्वार्फ प्लांट लिया था, उसका क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, दोनों ही टॉल प्लांट लिए, हमें तो टॉल ही नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी हमें पता ही नहीं है कि भाई, अभी मान लो बेटा हमें पता ही नहीं है कि ये मीडियम, ये जो बच्चे बने हैं ये इनमें सारा टॉल वाले का ही आ गया, ये डॉर्फ वाले का आ गया। अगर आप खुद सोचोगे ना, इमेजिन करो कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको समझ आएगा? कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जब मैंने ये प्लांट लिए और मैंने लिखा, एक टॉल प्लांट ले लिया, एक डॉर्फ प्लांट ले लिया, मुझे अभी तो मुझे पता है कि हाँ भाई मेरे पास हेट्रोजाइगस आया है। लेकिन मुझे ये बात पता कैसे चली, मुझे ये बात ना पता चली एक और बार इनकी क्रॉसिंग करवा कर। मुझे पता करना था कि ये जो सारे बच्चे आए हैं, ये इनमें इसका कुछ आया है, यानी डॉर्फ प्लांट को भी तो कुछ ना कुछ आना चाहिए, वरना तो एक ही से काम हो जाता, टॉल प्लांट से ही काम हो जाता जब सारे टॉल लेते। तो मुझे पता करना था कि भाई इसके कुछ आए हैं कैरेक्टर्स, इसके अंदर नहीं आए। लेकिन इसमें ना क्या हुआ, इसमें आए हैं लेकिन वो दब गए क्योंकि टॉल वाले आ गए। तो मुझे पता करने के लिए, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कि भाई टॉल टॉल वाले के ही आ गए सारे या फिर डॉर्फ के आए हैं या नहीं आए, तो मैंने क्या करा, इनके ही बच्चे लिए और इनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवा दी। अब इसके मैं गैमेट्स निकालूंगी, तो इसके गैमेट्स कौन कौन से, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इधर भी क्या होगा, वेट अ मिनट, आई डोंट नो क्या हो रहा है, इसकी निप मुझे चेंज करनी पड़ेगी। कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये मैंने गैमेट्स ले लिए। यूनिट स्क्वायर बनाया, ऐसे हम स्क्वायर बनाते हैं, और हमने चारों साइड ऐसे ही गैमेट्स रख दिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब मैंने इसका क्रॉस करा, क्रॉस हम कैसे करते हैं बेटा, टी इंटू टी, यहाँ टी इंटू टी करो तो कैपिटल टी, टी इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करा, तो ये आ गया कैपिटल टी और इंटू स्मॉल टी। फिर मैंने इस वाले को अब नीचे वाला हमने ये वाला तो कर लिए ना, ये वाले कर लिए, ये वाले कर लिए। अब मैंने दोबारा ये वाला लिया स्मॉल टी वाला लिया, स्मॉल टी और कैपिटल टी का क्रॉस करवाया है, ये आ गया हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर मैंने इन दोनों का करा तो स्मॉल टी आया, क्या आया, स्मॉल टी गॉड, स्मॉल टी आया। अब मैंने देखा कि भाई चार बच्चे बने हैं, क्या करूं मैं इसका, पेन चल ही नहीं रहा मेरा। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक बच्चा बना है, मुन्ना सा छोटा सा बच्चा आया है, यानी छोटी हाइट वाला बच्चा बना है। तो यानी कि चार प्लांट्स तो टॉल बने। इससे क्या मुझे पता चलता है कि भाई इसमें ना जब मैंने एक जनरेशन, ये वाली जो जनरेशन थी, इसमें मैंने जब क्रॉस करवाया था, इसमें छोटे वाले के कैरेक्टर्स आए थे लेकिन वो दब गए थे। लेकिन जब मैंने दोबारा इनकी सेल्फिंग करवाई तो मुझे पता चलता है कि जो ये वाला है ये तो डॉर्फ बना है, यानी ये तो प्लांट छोटा बना है, छोटा प्लांट आया है। तो इससे मुझे अंदाजा हो गया कि ये जो आपके प्लांट्स थे इसमें भी कैरेक्टर्स आए हैं, छोटे वाले जो प्लांट लिए थे उसके भी कैरेक्टर्स आए हैं, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस सब आए। अब आता है एक दो टर्म्स आते हैं, वो टर्म्स क्या है, आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि इनका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बताओ। जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बनाओ। तो जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप वो चीज होती है
जो कि आपका फिजिकल अपीयरेंस बताता है, यानी कि या तो टॉल या तो ड्वार्फ। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इस वाले का फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइप पूछूं कि आपने देखा कि भाई 3 टॉल बने हैं और एक ड्वार्फ बना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि भाई मेरे पास टॉल रेशियो ड्वार्फ करना है मुझे, ठीक है। और फिनोटाइपिक क्या होता है, जो आपको फिजिकल अपीयरेंस हमें खुद अपनी आंखों से दिख रहा है। जीनोटाइपिक होता है वो हमारा अंदर का होता है, वो जीन से रिलेटेड है, ठीक है। तो फिनोटाइप मुझे पता चला या तो टॉल होंगे या टॉल है या डॉर्फ है। तो मैंने देखा कि इस वाली जब मैंने F2 जनरेशन निकाली, इसमें मेरे 3 टॉल बने और एक ही डॉर्फ बना, तो यानी इसका रेशियो मेरा क्या निकल गया, 3:1। लेकिन जब मैंने जीनोटिपिक रेशियो करा, तो जीनोटिपिक रेशियो में जब मैंने F2 जनरेशन देखी, यानी ये मेरी जो जनरेशन है ना बेटा, ये F2 जनरेशन है, ये फर्स्ट ट्रायल जनरेशन थी, ये फर्स्ट जनरेशन थी जो मैंने क्रॉस पॉलिनेशन किया था, ये सेकेंड जनरेशन आई है मेरी। तो अब मैंने इसमें जीनोटिपिक रेशियो देखा, जीनोटिपिक यानी हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस सबको अलग अलग रखना पड़ेगा आपको। यानी कि एक मेरा बिल्कुल कैपिटल डी बना, और एक कैपिटल टी बना, और ऐसे ही ऐसे बना स्मॉल टी। तो कितने कैपिटल टी बने, ओनली वन, एक बना। और यहाँ पे कितने बने हमारे कैपिटल टी, कितने बने, 2 बने, 2 बने कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे 2 बने, नहीं बने, बन गए। और स्मॉल टी हमारा 1 बना, तो इसका रेशियो आ गया 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो आ गया हमारा 3:1। ठीक है, तो आपसे यही काम में पूछा जाएगा और आपसे कभी कभी क्रॉस बनवा लिया जाएगा। अब आपको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ आपको समझाने के लिए। अब मान लो मैंने इन्हीं कंट्रास्टिंग ट्रेट में से मैं ले लेती हूँ, ये ले लेते हैं फ्लावर कलर। ठीक है, फ्लावर कलर ले लेते हैं, एक वायलेट है और एक वाइट है। तो वायलेट के लिए मैं यूज करती हूँ आपका जो कैपिटल लेटर मैं यूज करूंगी वायलेट का V। ठीक है, इसका कैपिटल लेटर और इसका स्मॉल v। ठीक है, कभी भी ये मत करना कि टॉल का हमने तो कैपिटल T यूज कर लिया और डॉर्फ के लिए हम D यूज कर ले, नहीं, आपको वही यूज करना पड़ेगा, वही लेटर यूज करना पड़ेगा लील के लिए। जो डोमिनेंट वाला है ना, यहाँ पर हमें साफ नजर आ रहा है कि भाई डोमिनेंट है वायलेट है और उसका हम कैपिटल V यूज करेंगे, और जो रेसेसिव वाला उसका उसका स्मॉल लेटर यूज कर लेना। ठीक है, तो मैंने मान लो वायलेट, एक वायलेट फ्लावर वाला प्लांट ले लिया और एक वाइट फ्लावर वाला प्लांट ले लिया, लेकिन वो पी प्लांट ही है। एक प्लांट पर मेरे वायलेट कलर के फ्लावर्स उग रहे हैं। ठीक है, चल जा, वायलेट कलर के, और एक पे उग रहे हैं व्हाइट कलर के। तो इनके अगर मैं बनाऊं तो ये होंगे कैपिटल V कैपिटल V, और ये होगा स्मॉल v और स्मॉल v। सबसे पहले मैंने क्या करा, इनका क्रॉस पॉलिनेशन किया। क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन किया। क्रॉस पॉलिनेशन कर कर मुझे मिलेगी F1 जनरेशन, मुझे मिलेगी F1 जनरेशन। क्रॉस पॉलिनेशन करा मैंने, क्रॉस पॉलिनेशन कर कर मुझे मिली इनकी F1 जनरेशन। तो मैंने कैपिटल V यूनिट स्क्वायर बनाकर क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, यूनिट स्क्वायर बनाया मैंने, कैपिटल V स्मॉल v रख दिया। जब मैंने क्रॉस पॉलिनेशन किया तो मैं ये करूंगी, एक v को दूसरे v से मल्टीप्लाई करूंगी। तो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आया मेरा कैपिटल V स्मॉल v कैपिटल V स्मॉल v कैपिटल V स्मॉल v कैपिटल V स्मॉल v। तो यानी सारे जो मेरा प्लांट बने हैं ना, वो सारे कौन से कलर के बने, वायलेट कलर के फ्लावर्स हैं। जो प्लांट बने हैं ना, उनमें सब में वायलेट कलर के फ्लावर्स हैं। अब मैंने इसका F2 जनरेशन करा, यानी इन्हीं के बच्चों की मैंने सेल्फ पॉलिनेशन करवा दी। ठीक है, इन्हीं के बच्चों को मैंने क्या करवा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। आई डोंट नो भाई मेरे साथ क्या परेशानी हो रही है, एक सेकंड रुक जाओ मुझे, एक सेकंड दो, पहले इसको सही करूँ, बड़ा परेशान हो गई मैं। जब तक लिख लो खुद ट्राई करो। अब मैंने इनकी करवाई सेल्फ
पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन यानी इन्हीं के बच्चे का क्रॉस करवा दिया है, यानी कैपिटल वी को स्मॉल वी इंटू कैपिटल वी स्मॉल वी। ठीक है, ऐसे मैंने इसका क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैंने क्या करवाना था मुझे, इसका इससे करवाना था। कलर दूसरा ले लेते हैं यूनिट स्क्वायर के लिए, तो मैंने ये बनाया यूनिट स्क्वायर। ठीक है, गैमेट्स लिखे, इसके गैमेट्स क्या होंगे, एक कैपिटल वी गैमेट होगा, एक स्मॉल वी, इसका गैमेट होगा एक कैपिटल वी एक स्मॉल वी। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं लिखती हुई चली गई। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इनके बच्चे लिखने हैं। मैंने क्या करा, इनका ये करा, मल्टीप्लाई करा इनको, स्मॉल कैपिटल वी स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल वी। तो मेरे पास आए, एक तो आया कैपिटल वी यानी टॉल आया, फिर दूसरा आया कैपिटल वी स्मॉल वी, फिर तीसरा भी कैपिटल वी स्मॉल वी। ये दोनों भी हमारे टॉल ही आए हैं। सॉरी, ओहो, ये मेरे टॉल डॉर्फ में ही दिमाग चल रहा है मेरा, सॉरी। एक प्लांट बना है मेरा, एक प्लांट बना है जिसमें मेरे वायलेट कलर के फ्लावर्स हैं, वायलेट कलर के फ्लावर्स हैं, और दो और प्लांट बने जिनमें वायलेट कलर के ही फ्लावर्स हैं, कोई मिक्स कलर नहीं है। और फिर मैंने एक और देखा, उसमें क्या हुआ बेटा, वैसे ना यहाँ पर तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ना आगे ना यहाँ पर चल के एक्सेप्शन आता है। अभी के लिए मैं आपको जो बता रही हूँ वो सुन लो, कि इसमें अब इसमें आएगा आपका वायलेट, और ये बनेगा आपका वाइट कलर का फ्लावर, ये वाला प्लांट बनेगा वाइट कलर के फ्लावर वाला। तो बस इसमें अगर आपको जीनोटिपिक रेशियो पूछा जाएगा, जीनोटिपिक रेशियो आप बताओगे कैपिटल वी रेशियो कैपिटल वी स्मॉल वी स्मॉल वी, तो ये आ जाएगा 1:1। मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हो ना, और उसमें एक ही ट्रेड लेते हो, उसमें रेशियोस यही आते हैं, सेम ही रेशियो आते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। जीनोटिपिक रेशियो करोगे 3:2, सॉरी फिनोटिपिक रेशियो करोगे 3:1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं से हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट हो जाता है, और हम स्विच करेंगे अब डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। और डाई हाइब्रिड क्रॉस ही आपसे ज्यादातर पूछा जाएगा एज कम्पेयर टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, सेकेंड, ये वाला जो है ना, ये लिख लो आप। तो करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। थोड़ा सा बच्चा है बेटा, बहुत थोड़ा सा है, लिटरली बहुत थोड़ा सा, ज्यादा है ही नहीं। टाइम लगा रही हूँ मैं, लेकिन क्योंकि मुझे पता है छोटा चैप्टर है, डिटेल में पढ़ना जरूरी है, डिटेल में ही पढ़ा रही हूँ मैं आपको, वन शॉट की तरह नहीं पढ़ा रही। ठीक है, तो डायहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या है, इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म दैट, इसमें क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो हमने ले ली थी खाली स्टेम हाइट या फिर फ्लावर कलर, लेकिन इसमें हम ले लेते हैं बेटा दो ट्रेड्स। यानी कि यहाँ पर जो मैं मेंडल वाला बताऊँ आपको, तो मेंडल ने दो ट्रेड्स लिए थे, और वो दो ट्रेड्स लिए थे इन्होंने, सीड शेप कैरेक्टर्स लिए थे दो, और सीड कलर। ठीक है, तो सीड शेप इन्होंने जो लिया था वो लिया था राउंड, जो कि आपका डोमिनेंट वाला है, और लिया था रिंकल्ड, जो कि आपका रेसेसिव वाला है। यहीं पर मेरे पास 5 बज रहा है, आई नो 6 बजे तक वीडियो आ जाएगी। और सीड कलर जो इन्होंने लिया था येलो और ग्रीन। ठीक है, तो इन्होंने ये दो कैरेक्टर्स लिए थे, और दो ही ट्रेड्स, मतलब ऐसे लिए थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए थे इन्होंने, तो दो ले लिए थे। पहले तो हम अभी एक ही लेते हुए चल रहे थे। तो राउंड के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल आर, रिंकल्ड के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए हम लेते हैं स्मॉल वाई। अब मुझे क्या करवाना है, इनका क्रॉस करवाना है। ये जो मैंने लिख रखा है, दिस इज ओनली फॉर, हाँ जी। तो हम यहीं से क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक प्लांट लिया जिसमें क्या थे, राउंड, जो सीड जो था वो राउंड था, सीड शेप जो था क्या था, राउंड था, और उसका रिंकल था, राउंड था और रिंकल्ड, सॉरी आई एम सॉरी। सीड हमने ले लिया एक प्लांट जिसमें राउंड सीड शेप था, और उसके कलर भी क्या था, उस प्लांट के सीड का येलो कलर था। तो हमने एक पेरेंट लिया, कौन पेरेंट्स चुन लेते हैं, राउंड वाला,
और उसका सीड कलर क्या आता है, येलो। यानी एक पेरेंट ले लिया हमने, ये रहा कैपिटल आर इस कैपिटल वाई, ठीक है। तो इस तरह हमने ले लिया, और एक पेरेंट ले लिया हमने स्मॉल आर स्मॉल वाई। इनकी गैमेट्स निकाल लेते हैं। गैमेट्स निकालोगे तो आपको मिलेंगे इसमें 4 गैमेट्स ऑफ कोर्स। कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसी में हमें 4 गैमेट्स मिलेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब आपने ये इनके सब गैमेट्स निकाल लिए। अब तो अगर हम देखेंगे, हाँ जी, तो अब क्या करना है हमें, ये एक सेकेंड, मैंने ना ये लिख दिया था, एक जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बेटा ये रहा, एक सेकेंड रुक जाइए। या तो हमने पेरेंट्स चूज कर लिए, ठीक है। इनके गैमेट्स जो निकलेंगे ना, अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ किस तरह कैसे इनके गैमेट्स निकलेंगे। हमने लिया गैमेट, एक लिया हमने, ये हमारे पेरेंट्स थे, कैपिटल वाई। दूसरा था हमारा स्मॉल वाई। डन, इतना ही था, ठीक है। अब फिर मैंने लिखने हैं इनके गैमेट्स। मैंने क्या लिखना है, इनके गैमेट्स लिखने हैं। तो इनके गैमेट्स में लिखूंगी कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ठीक है। और इधर लिखूंगी स्मॉल वाई। ये गैमेट्स हो गए, ये पेरेंट्स थे, ये इनके गैमेट्स हो गए। और इसके बाद हमारा आ गया, अब हम इनकी करेंगे F1 जनरेशन। F1 जनरेशन करने पर आपको मिलेगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। ये चीज आपकी निकल कर आएगी, क्या आएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। डन। जब हमने क्या करा, अब हमने क्या करना है, अभी ये जो हमारी निकल कर आया है ना, ये जो निकल कर F1 जनरेशन निकल कर आएगी, दिस F1 जनरेशन, इसी F1 जनरेशन का हमें क्या करना है, हमें इसका, एक सेकेंड, वेट, हमें क्या करना है, F1 जनरेशन की सेल्फिंग करनी है। यानी मुझे कैपिटल आर स्मॉल और कैपिटल वाई की सेल्फिंग करनी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। उसकी सेल्फिंग करने के लिए व्हाट आई विल डू इज मैं यूनिट स्क्वायर बनाऊंगी। यूनिट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने लिया रेक्टेंगल ले लेते हैं, और मैं यहाँ पे, ये चलो छोड़ो, मैं खुद ही बनाऊंगी, ठीक है। और यहाँ मैं ये वाला फाइल ले लेती हूँ, ये मैं बनाने यूनिट स्क्वायर। इसके गैमेट्स मुझे पता है क्या निकलेंगे, इसका यूनिट स्क्वायर बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा, ठीक है। इसके गैमेट्स निकलेंगे मेरे पास, एक निकलेगा गैमेट कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बनेगा कैपिटल आर, तो यहाँ पर लिखो कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई, और इसके निकलेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। और सेम हियर, ये एक सेकेंड रुक जाओ, मैं वीडियो स्टॉप करती हूँ। आप लोग भी वीडियो स्टॉप कर दो ना, इस डब्बे को सही से बना लो, मैं भी ढंग से बनाती हूँ। हाँ जी, मैंने इस डब्बे को तो सही बना लिया, ठीक है। अच्छा, मैं ना आपको यहाँ नजर आ रही होंगी मेरी, अब देख लो, ये मेरी चेयर भी आ रही है, मैं अपने आप को जरा हटाऊँ, साइड करूँ, जस्ट वेट अ मिनट। तो मैं गायब भी होगी, रुक ही गई, चलो कोई नहीं, अच्छा है रुक गई। यहाँ तो अच्छा हुआ रुक गई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गैमेट्स लिख दिए थे, यहाँ पर इसके गैमेट्स लिख के, अब यहाँ पर इसके गैमेट्स लिखती हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब बेटा हम इसका वो करते हैं मल्टीप्लाई, जो मैंने आपको बताया था, क्रॉसिंग करते हैं। ओके ओके, आवाज नहीं आ रही होगी। तो मैंने बताया आपको कि लाइक मैंने ना ये गैमेट्स लिख दिए, और इसके भी यहाँ पर गैमेट्स लिख दिए, ठीक है। इस वाले के गैमेट्स इधर, इस वाले के गैमेट्स इधर। अब हम इसकी क्या करेंगे, क्रॉसिंग, जो मैंने आपको बताई है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो इस फास्टली मैं लिख रही हूँ, आप लोग भी फास्टली मेरे साथ लिखते रहें।
कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो मैं एक सेकेंड मेरे साथ लिखते रहिए आप। इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना ही, आप खुद करके देखेंगे ना तो ज्यादा अच्छा है। परेशानी आती है यहाँ पे। हम्म, इसका ना जीनोटिपिक रेशियो बहुत बड़ा निकलता है, ठीक है। और हमें तो बेसिकली जीनोटिपिक रेशियो ही मैं आपको समझाना है यहाँ पे। और बेटा ये आपका कुछ निकलेगा, ठीक है। और इसमें ना आपको जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो होता है, और जीनोटिपिक रेशियो ना इसका बहुत ही ज्यादा बड़ा निकलता है। और इसमें ना 4 टाइप के प्लांट्स बनते हैं। 4 टाइप्स के प्लांट बनते हैं। कैसा टाइप के? एक बनेंगे आपका प्लांट राउंड येलो प्लांट बनेगा, ठीक है। एक बनेगा राउंड ग्रीन प्लांट। एक और बनेंगे हमारे किस टाइप के? रिंकल्ड येलो यानी रिंकल सील्ड और येलो कलर्ड। और बनेगा हमारा रिंकल्ड ग्रीन। तो इसका जो रेशियो निकल कर अगर आप देखोगे ना, ये फिनोटिपिक रेशियो जो आपका निकल कर आएगा रिंकल्ड ग्रीन, इसका फिनोटिपिक रेशियो निकल कर आएगा, क्योंकि राउंड येलो हमारे बनते हैं 9, और ये बनते हैं राउंड ग्रीन 3, रिंकल ग्रीन रिंकल येलो 3, और रिंकल ग्रीन बनता है 1। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो हमारा निकल कर आता है 9:3:3:1, ठीक है। और जीनोटिपिक रेशियो बहुत बड़ा आता है, मैं यहाँ पर लिख कर दिखा भी देती हूँ आपको। इट इज 1:2:1। कभी आए ना पेपर में तो याद कर देना, क्योंकि पेपर में बड़ा लंबा चौड़ा सा होता है। मैं इसको रुक जाओ छोटा करूँ, यहाँ लाऊं, लिख तो रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। 1:2:1 बहुत ही लंबा चौड़ा आएगा ये। 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। सेम यही आपको कॉपी आए तो आपको यही लिख कर आना है, क्योंकि इसका जो जीनोटिपिक रेशियो है इट्स रियली वेरी गुड, बहुत बड़ा होता है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट चीज हमारी आती है कुछ लॉज। क्या आती हैं कुछ चीजें हमारी? नेक्स्ट चीज आती हैं इसकी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ये तो हमारा बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। अब इसके जो क्वेश्चंस है ना वो मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं। कहाँ पे सेंड नहीं करें? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहीं पर जाकर देख लेना। इसके बाद हमारी कुछ लॉज आती हैं, 3 लॉज हैं। इन 3 लॉज को पढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सेक्स डिटर्मिनेशन है वो तो बहुत ही आसान है, लिटरली बहुत आसान है। इसमें क्या है, लॉज ऑफ डोमिनेंस में क्या है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म होता है विद 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स यानी टॉल या डॉर्फ, तो उस जब भी उनको क्रॉस करेंगे, लाइक टॉल को डॉर्फ से क्रॉस करेंगे, तो हमारा जो डोमिनेंट ट्रेड है वो एक्सप्रेस होगा इन एफ वन जनरेशन, वाइल द रेसेसिव ट्रेड इज मास्क्ड। यानी जो डोमिनेंट ट्रेड होता है वो एक्सप्रेस हो जाएगा, लेकिन यानी टॉल वाला एक्सप्रेस हो जाएगा। जब एफ वन जनरेशन निकाली थी हमने तो ये सारे क्या आ रहे थे? टॉल ही आ रहे थे। एफ वन जनरेशन में डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस करता है, ठीक है। इसके बाद आता है आउट ऑफ 2 अलील्स ऑफ अ जीन वन इज डोमिनेंट। 2 अलील्स के जीन में 2 अलील यानी एक टॉल में एक डॉर्फ में हमारा एक होता है डोमिनेंट, यानी टॉल वाला डोमिनेंट था, और द रेसेसिव अलील हिडन इन एफ वन बट रीअपेयर्ड हो जाता है दोबारा एफ टू में। ये बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यही है आपका एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो 2 अलील्स होते हैं ना ऑफ अ जीन सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट फॉर्मेशन हो रही होती है ना तो दोनों अलील सेपरेट हो जाते हैं। तो हर गैमेट ना सिर्फ एक ही अलील अचीव होता है। लाइक
जब भी गैमेट फॉर्मेशन हो रही होती है, लाइक कैपिटल डी, स्मॉल डी, ये दोनों अलील ना मिक्स नहीं होते, दे सेपरेट। यानी कैपिटल डी अलग सेपरेट होगा, क्या इसमें कैपिटल डी अलग सेपरेट होगा, स्मॉल डी अलग सेपरेट होगा, और इधर भी स्मॉल डी अलग सेपरेट होगा। तो यानी क्या आप सेपरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और हर गैमेट एक ही अलील वो करेगा, रिसीव करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अलील मिक्स नहीं होते, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, दे सेपरेट। ऑफस्प्रिंग गेट वन अलील फ्रॉम ईच पेरेंट। जो हमारा बच्चा होता है ना बेटा, वो जो बच्चा निकलता है, जो बेबी प्लांट निकलेगा, उसमें एक पेरेंट का एक ही अलील आएगा, ठीक है। तो पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, और दे इज रिकम्बाइन, ये दोनों रिकम्बाइन होते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम ये गैमेट्स रिकम्बाइन हो जाएंगे, जैसे हमने F1 जनरेशन में आता है। नेक्स्ट हमारी आती है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें कुछ नहीं है, जब दो और दो से ज्यादा ट्रेट जो होते हैं कंसिडर किए जाते हैं, like the alleles of one trait assort independently of allele of another during gamete formation। इसका मतलब क्या है कि जब भी इनहेरिटेंस हो रहा होता है ना एक ट्रेट का, लाइक राउंड है, हर ट्रेड ना इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है। जैसे कि हमने राउंड येलो पढ़ा, रिंकल्ड ग्रीन पढ़ा, बेटा ये सब इंडिपेंडेंटली वो करेंगे एक्ट, ये ऐसा नहीं होगा, दे विल नॉट गेट मिक्स। इनका इनहेरिटेंस जो है ना वो कोई मिक्स नहीं होगा। इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेड डज नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ अदर, कोई मिक्स नहीं हो रही, ये इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे। अप्लाइज व्हेन जीन्स आर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। ये वाली लॉ कब आती है, जब जीन्स जो है ना अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है। हमारे पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं हमारी बॉडी में, हमारे पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है हमारी बॉडी में। कितने 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो 23 पेयर्स में जब अलग अलग जगह जीन प्रेजेंट होता है ना, वहां पर ये वाली लॉ लगती है। एग्जाम्पल राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन वाला केस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन में कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत आसान है सेक्स डिटर्मिनेशन। कि पता कैसे चलेगा कि बच्चा फीमेल है या मेल है। तो बेटा आजकल के ज़माने की अगर मैं बात करूँ ना, तो फिर वो कहते हैं लाइक, कभी आजकल कुछ ट्रिकी अजीब सी टिपिकल फैमिलीज होती हैं, एंड दे से कि भाई हमें तो लड़का चाहिए था लेकिन लड़की हुई है। कहते हैं नहीं कहते, खुद सोचो। सुना है कभी अपने खानदान में? अपने खानदान में नहीं तो कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, कोई रिलेटिव रिलेटिव्स में। हमें तो लड़का चाहिए था, लड़की हो गई, और ये गलती किसकी है? फीमेल की गलती है। भाई फीमेल्स का क्या कसूर? क्यों वो दोष दे रहे हो, क्यों को मार पीट रहे हो, क्यों को बातें सुना रहे हो? उसकी क्या गलती? उसका तो मतलब ही नहीं बनता। वो तो डिसाइड ही नहीं कर सकती सेक्स। फीमेल का काम भी नहीं है, वो जेंडर डिसाइड कर ही नहीं सकती। वो काम होता है मेल्स का। अपने बेटों को बोलो, अपने बेटों को बोलो। और एक्चुअल में बेटों को भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये तो भाई अल्लाह का करिश्मा है कि कब क्या हो रहा है, ठीक है। आपका गॉड, मैं लाइक माई गॉड इज, मेरे गॉड अल्लाह है, तो फिर मैं आपको बता रही हूँ जो आपके गॉड होते हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। वो कोई मेल का या फीमेल की कहानी नहीं है वो, कि भाई मेल्स कि भाई अगर मान लो, लाइक मैं अभी आपको समझाऊंगी, तो ऐसा नहीं है कि भाई फीमेल्स को ब्लेम करा जाए कि तुम लड़की नहीं आई, तुम ऐसी ही हो, तुम वैसी ही हो। नहीं भाई, भाई फीमेल्स को तो कोई कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है। फीमेल्स तो सिर्फ एक चीज डिसाइड करती हैं। तो बेटा क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, कुछ आपके पास कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है? हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। मेरे साथ ध्यान दें, 23 में नजर आ रही हूँ, आई थिंक सो। अच्छा मैं पीछे थी ना, मैं नजर आ रही थी, हाँ। हाँ, तो हमारे पास कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है? मैं थोड़ा सा अपने आप को साइड कर लूँ जी। बस हमारे पास कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है? हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। और इन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में से 22 पेयर्स जो होते हैं ना, वो ऑटोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। मेरे साथ नोट्स बना लो यहीं पर ही। और एक पेयर ऐसा होता है जो कि होता है हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। वो कौन से क्रोमोसोम होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। अब भाई ये ऑटोसोम्स क्या होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो बेटा
ऑटोसोम्स तो आपको इतना ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, कि ऑटोसोम्स आपके अलग अलग चीज़ों के लिए, लाइक हाइट कलर, आपका हाइट कलर और हेयर कलर, आई कलर, इन सब चीज़ों के लिए होता है। ऑटोसोम्स यही है, ऑटोसोम्स यही डिसाइड करेंगे। लेकिन बेटा एक पेयर होता है क्रोमोसोम का जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि आपका जेंडर क्या होगा। हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि बेटा एक ओवा होता है जो फीमेल के पास होता है, और उसके पास एक ही स्पर्म अगर उसको फर्टिलाइज कर देगा नहीं कर देगा, राइट और नो? तो बेटा ये जो होता है ना, तो आपके वन पेयर मतलब कि दो चीजें, तो यानी एक सेक्स सेल और दूसरा सेक्स सेल फ्यूज होकर आपका एक पेयर बना देते हैं क्रोमोसोम का, और वही डिसाइड करता है आपका सेक्स, यानी आपका जेंडर, कि आप फीमेल है या मेल है। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ पर स्लाइड ले लेती हूँ एक और मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी फीमेल है, ठीक है, तो बेटा फीमेल और ना मेल के पास सेक्स क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम्स, अगर आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी के पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे वो होंगे एक्स और एक्स। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से 22 तो आपके अलग है, लेकिन 21 पेयर ऐसा होगा जो कि आपको अपने माँ बाप से मिला होता है, ठीक है। और उनमें से अगर आपकी मम्मी है तो आपकी मम्मी के पास होते हैं ये वाले एक्स एक्स के, और आपके पापा के पास होते हैं एक्स वाई के, यानी ये फीमेल के लिए होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, और ये वाले होते हैं पापा के लिए, मेल्स के लिए। अब क्या होता है, इनके गैमेट्स निकलते हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा गैमेट्स होते हैं, तो एक्स एक्स और एक्स वाई के हम कुछ गैमेट्स निकालते हैं, तो इसका गैमेट तो भाई एक ही निकलेगा। इस फीमेल्स के बाद तो एक ही गैमेट निकलेगा, क्योंकि कॉमन है भाई, वो एक्स ही है, तो जो आपका एग होता है ना वो एक्स ही होता है। और ये जो मेल के पास हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ना, इनके पास एक्स भी होगा, वाई भी होगा, यानी कि द मेल जो सीमेन रिलीज करता है इनटू द फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट जिसमें स्पर्म्स होते हैं, उसमें 50% हमारे एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और 50% वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। यस, दिस इज राइट। 50% आपके पास एक्स क्रोमोसोम रिलीज करेगा मेल, और 50% वाई क्रोमोसोम यानी वाई, 50% वाई स्पर्म्स रिलीज करेगा मेल फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट में। और भाई डिपेंड करता है, अब ये तो भाई हमारे मान लो ये क्या है, स्पर्म्स है हमारे, ठीक है, और ये तो ओवा है। अब भाई कुछ नहीं पता इसमें क्या होता है, क्या मैं बताती हूँ। अब फीमेल तो यहाँ ही बैठी है, फीमेल तो भाई इंतजार कर रही है, बैठ रही है कि भाई स्पर्म्स आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे नहीं आ रहे, नहीं आ रहे नहीं आ रहे, चलो कोई नहीं, पीरियड्स कर दो, नहीं क्रैम्प्स कर दो, गंदे वाले क्रैम्प्स कर दो, नहीं बेटा, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि स्पर्म्स आ गए मान लो। अब भाई दो केस हो सकते हैं, दो केस क्या हो सकते हैं, कि या तो हमारे पास एक्स वाला स्पर्म आ गया, या हमारे पास वाई वाला स्पर्म आ गया। तो एक्स वाला स्पर्म आ सकता है या वाई वाला। अगर एक्स वाला स्पर्म हमारे पास आ जाता है, यानी फीमेल के एग के साथ एक्स वाला स्पर्म फ्यूज कर जाता है, तो इट विल बिकम एक्स एंड एक्स, यानी एक फीमेल चाइल्ड का जन्म होगा। लेकिन अगर एक्स के यानी एग के पास वाई वाला स्पर्म आ जाता है, तो फिर बेटा एक्स वाई बन जाता है, यानी एक मेल चाइल्ड का जन्म होगा। समझ आ गई? तो दिस इज नथिंग, ये यही चीजें हैं, और बस इतना ही है इसमें, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैं आपको एक ये जो मैं था, जो एक्चुअल में आपकी बुक में बना हुआ होगा, कि क्या सीन है, कि मान लो फीमेल है, आपके फादर है, फादर और मदर ले लेते, फादर है और मदर है, मैं आपको उसको प्रॉपर ढंग से बनाकर दिखा रही हूँ। फादर के पास कौन सा एक्स है एंड वाई है, मम्मी के पास कौन सा एक्स है और एक्स है, मम्मी के पास एक्स एक्स है, पापा के पास एक्स वाई है। तो भाई क्या करा, इनके पास तो एक्स था और वाई था, लिख दो एक्स और वाई। मम्मी के पास दोनों एक्स एक्स निकले थे, ठीक है। एक्स वाला इज फॉर फीमेल ओनली, एक्स एक्स फॉर फीमेल, एक्स वाई फॉर मेल। तो अभी जब मैं इनका क्रॉसिंग करवाऊंगी, यानी प्यूनेट स्क्वायर से कर लें, प्यूनेट स्क्वायर हमारे लिए बेस्ट रहता है, प्यूनेट स्क्वायर से कर कर दिखाती हूँ। मान लो इन दोनों ये कपल्स थे, इन्होंने दे जस्ट हैव बेबीज, तो एक्स एक्स मम्मी वाले, एक्स वाई पापा वाले, एक्स एक्स, अच्छा ये डिफरेंट नहीं लग रहा है, एक्स वाई,
ये एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि 50% इनके पास क्या आ गए, यानी 50% यानी 2 बच्चे फीमेल हुई हैं और बच्चियां हुई हैं और 2 बच्चे मेल हुए हैं। ठीक है, यानी मान लो हमने एक ऐसा एक एग्जांपल के तौर पर बता दिया है कि 50% प्रोबेबिलिटी फीमेल चाइल्ड की होगी और 50% प्रोबेबिलिटी मेल चाइल्ड की होगी। तो इसमें बस इतना ही था, सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है बेटा वो कौन डिसाइड करता है, मेल डिसाइड करता है। लेकिन और मेल के हाथ में भी तो थोड़ी ना यही बात है, खुद सोचो, मेल्स को कैसे पता होगा? मेल जानबूझ के तो नहीं करेगा नहीं कि भाई नहीं मुझे लड़की करनी है तो मैं स्पर्म सेक्स वाले ही रिलीज करूँ। मेल के भी हाथ में ही नहीं है ये तो किसी का कसूर नहीं है, ना फीमेल का ना मेल का। अगर भाई कसूर होने लगा तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो इसमें किसी चीज का किसी का कसूर नहीं होता, ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं, ये पुरानी फजूल बातें हैं पुराने लोगों की। आपका जो है वो जेंडर कोई भी हो, फीमेल चाइल्ड हो रही है, मेल चाइल्ड हो रहा है, आपके लिए बहुत बड़ी रहमत है, आपके लिए बहुत बड़ी अच्छा है, क्योंकि आजकल लोगों के पास वो भी नहीं होते। तो इसलिए अब आप को मैं ये बता दूं कि हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है और हमें पता चल गया है कि भाई पापा डिसाइड करते हैं आपका जेंडर। तो पापा से जाकर पूछना मत पूछना भाई, मत पूछना, ऐसी गलतियां मत करना। तो हमारे यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे, सब कुछ मैंने आपको करवा दिया है, कुछ भी लेफ्ट नहीं है, सारी लॉज हो गई, डाइहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड लॉज भी हो गया और बस यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। और 1 घंटे की तो क्लास होगी मेरे ख्याल से, 1 डेढ़ घंटे की बैठ जाएगी आराम से। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब मैं बस ये वीडियो आपको अपलोड कर देती हूँ और आप लोग प्लीज जाइएगा। कहाँ गया? यस, एक नई स्लाइड ऐड करके आपको जो बातें हैं वो बता दूँ। मैं बातें ज़रूर बताती हूँ कि आप जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब जाकर, क्योंकि भाई मैंने आपको बता दिया है, आपको आज इतनी बड़ी बात बता दी है कि आपका जेंडर आपके फादर ने डिसाइड किया है, आपके मदर ने डिसाइड नहीं किया है। ठीक है, मत कहना मम्मी पापा से जाकर बहुत मार पड़ेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको कल आपके लिए पास आ रहा है अवर इन्वायरमेंट। कल मैं इसी चैनल पर ला रही हूँ अवर इन्वायरमेंट वाला चैप्टर। ठीक है, अवर इन्वायरमेंट वाला चैप्टर आपके लिए कल आ रहा है इसी चैनल पर। 7 डेज चैलेंज चल रहा है और कल इंशाल्लाह मेरी तरफ से आपकी पूरी बायो कंप्लीट, क्योंकि मैं इसी चैनल पर आपको लाइफ प्रोसेस और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज फॉर ट्वेल्थ वाले बच्चों का है वो। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और लाइफ प्रोसेस में आपको ऑलरेडी डन करवा चुकी हूँ, वो डिटेल में डन हुआ है। क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 3 पार्ट्स में हुआ है, वो आप जाकर मेरे चैनल पर आराम से देख सकते हैं। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और एक और बात, वन मोर थिंग जो कि मैं बताना भूल गई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट गाय। मुझे नाम इतना तो याद नहीं है। एक बच्चा है जिसने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया था और मेरे पास उसका कमेंट आया, लाइक आई गॉट अ कमेंट दैट इज आई थिंक सो पृथ्वी सिंह था, पृथ्वी सिंह नाम था उस बच्चे का। एंड उसका मेरे पास कमेंट आया है ही एक्सेप्टेड द चैलेंज और उसने डे 1 भी कंप्लीट किया है। आई अप्रिशिएट यू गाय। अगर आप ये वाली वीडियो मेरी अब भी देख रहे हैं तो मैं लिटरली अप्रिशिएट करती हूँ उस बच्चे को कि वो बच्चा देख रहा है। अगर वो ही खाली एक अनोखा बच्चा देख रहा है तो भाई मैं उसके लिए भी आकर पढ़ा दूंगी, 7 दिन उसके लिए ही आकर पढ़ा दूंगी। और अगर आप चाहते हैं, लिटरली आप चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास में आपका भी नाम आ जाए, तो प्लीज जाइए देखिए, मेरे वीडियो पर कमेंट्स करिए ताकि मैं आपका नाम लूं और आपका एप्रिशिएशन आपका यहीं पर हो जाए। सबको पता चलना चाहिए ना कौन कौन सा बच्चा पढ़ रहा है। मुझे इसका बच्चे का नाम पृथ्वी सिंह जो है, इनका नाम मुझे पहले लेना चाहिए था, मैं भूल गई, आई एम रियली सॉरी पृथ्वी। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको अप्रिसिएशन देती हूँ, आई एम प्राउड ऑफ यू। और सारे 7 दिन का चैलेंज पूरा कंप्लीट करिएगा, ठीक है। और इट्स रियली वेरी बहुत अच्छी बात है कि आप सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज की भी वीडियो देखिए, कल की भी वीडियो देखना, 7 दिन मेरे साथ वीडियो आप जुड़े रहेंगे और PYQs भी करेंगे हम, ठीक है। हल्के हल्के सब होगा तो प्लीज गो एंड वॉच। थैंक यू सो मच बाबा। और बस थैंक यू, इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकती हूँ, ठीक है। और बेटा अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करा करो, मुझे पता चलता रहता है ना आप बच्चे देख रहे हो। वैसे मुझे पृथ्वी को पता चला कि वो बच्चे देख रहा है तो मैंने उसका नाम भी लिया कि हाँ भाई मैंने देखा है वो कंसिस्टेंट है। 2 वीडियोस से मेरे पास उसके कमेंट आ रहे हैं एंड ही इज़ कंसिस्टेंट, तो मैं उसका नाम इसलिए ही ले रही हूँ। एंड
बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, ठीक है? तो आप लोग भी कंसिस्टेंट होएं, और अगर आपको बताना है तो प्लीज़ कमेंट कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट करते हो मुझे दिल से अच्छा लगता है। आपकी मेरी मेरी खुशी आपको पता चल गई होगी जब मैंने बच्चे का नाम लिया होगा, ठीक है? थैंक यू सो मच बेटा। टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।